आखिर इतने गहरे पानी में और विशाल बेहती नदी के ऊपर इंजीनियर्स ने इतने बड़े डैम को कैसे बनाया होगा जो कि अरबों लीटर पानी को रोक लेता है, जिसका अगर एक गेट भी पूरा खुल जाए तो गांव के गांव डूब जाते हैं। ऐसे में पानी के बीच डैम कैसे बनता होगा और उसका सीमेंट पानी के बीच में कैसे सेट होता होगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि बहती नदी के ऊपर पानी के बीच डैम कैसे बनता है। डैम बनने की शुरुआत होती है सर्वे एंड प्लानिंग से, जिसके लिए इंजीनियर्स नदी की गहराई, चौड़ाई, मिट्टी और उस क्षेत्र में पिछले 50 साल में हुई बारिश का डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा के अनुसार कंप्यूटर पर डैम का डिजाइन बनाया जाता है, जिसके अनुसार फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। और दोस्तों, जहां पर डैम बनना है उस प्रोजेक्ट साइट पर नदी के आसपास यदि ऊंचे पहाड़ है तो इंजीनियर्स साइट से अंडरग्राउंड टनल यानी सुरंग बनाते हैं। इस सुरंग को काफी मजबूती से बनाया जाता है, जो पहाड़ों के बीच में से होती हुई आगे जाकर दूर लेकिन उसी नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद सुरंग की एक सिरे के जस्ट आगे से पत्थर, मिट्टी आदि डालकर और जरूरत पड़ी तो कंक्रीट भी डालकर एक टेम्परेरी बांध या दीवार बनाई जाती है, जो कि एक प्रकार का कॉफर डैम होता है, जिससे नदी का पानी रुक जाता है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और पानी बढ़ने के बाद पानी सुरंग से बहना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुरंग के दूसरे साइड पर भी एक और टेम्परेरी बांध यानी कॉफर डैम की दीवार बनाते हैं। लेकिन नदी के आसपास ऊंचे पहाड़ ही ना हो तो डैम कैसे बनाते हैं? तो इंजीनियर्स बहती नदी के साइड से एक नहर यानी केनाल बनाते हैं, जो कि नदी के बगल में बनाई जाती है। यह नहर घूमकर फिर से नदी में ही मिल जाती है और फिर नहर के आगे पीछे दोनों भागों पर सुरंग की तरह ही नदी के साइड में पत्थर, मिट्टी, सीमेंट आदि डालकर टेम्परेरी बांध बना लेते हैं। और हाँ, आपने डैम के आसपास कई बार इस तरह के पत्थर, मिट्टी के ढेर देखे होंगे। यह भी एक तरह की टेम्परेरी बांध ही होती है। इस तरह के टेम्परेरी बांध पानी को रोक देते हैं, जिसके कारण नदी का पानी मुड़कर साइड से नहर या सुरंग के जरिए निकल जाता है और हमें बीच में खाली जगह मिल जाती है। फिर उसमें जो पानी भरा होता है उस पानी को पंप के जरिए निकाल देते हैं और यह पंप लगातार चलते रहते हैं ताकि लीक हुआ पानी भी निकलता रहे। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। सबसे पहले हम मशीनों की सहायता से जमीन को खोदकर एक लेवल कर लेते हैं। फिर जमीन में लाइन से मशीन के द्वारा कई सारे बोर करके उसमें कंक्रीट भरते जाते हैं। ये बोर बिल्कुल पास पास होते हैं, जिस वजह से एक अंडरग्राउंड दीवार जैसा बन जाता है, जिसे कट-ऑफ वॉल कहते हैं। ये दीवार जमीन के नीचे से पानी लीकेज होने से रोकती है। इसके बाद समतल किए हुए गड्ढे में कंक्रीट भरा जाता है, जिससे इसका बेस तैयार हो जाता है। अब इस बेस पर डैम का फाउंडेशन बनाया जाता है। डैम का फाउंडेशन डैम के ऊपरी सिरे के मुकाबले बहुत चौड़ा होता है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास आ जाता है और डैम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डैम जितना ज्यादा नीचे से चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए तो हम पानी की टंकी में नीचे से पाइप लगाते हैं, ना कि ऊपर से। और फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन में कुछ अंडर्स लूज टनल बनाई जाती है। इसका कारण यह है क्योंकि हमने पूरी नदी के पानी को रोककर मोड़ दिया है। भले ही हम पानी को नहर या सुरंग के जरिए घुमाकर फिर से नदी में पहुंचा रहे हैं, लेकिन बारिश के समय जब नदी का फ्लो बढ़ जाता है और कई बार बाढ़ भी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में पानी सारी रुकावटों को तोड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ सकता है और दूसरी भी दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स यह सल्यूशन बनाते हैं। जब नदी के पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पानी को सल्यूश टनल के नीचे से गुजारा जाता है। इस तरह से इंजीनियर्स अंडर सल्यूश टनल के ऊपर डैम का काम करती रहती है और पानी नीचे से बहता रहता है। डैम के फाउंडेशन के ऊपर डैम के पिलर और बाकी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डैम में लाइन से कई सारी पिलर बनाई जाती है जो काफी ऊंची और विशाल होते हैं, जिनके बीच बीच में ढलान जैसी फिसल पट्टी बनाई जाती है, जिसे स्पिलवे कहते हैं। स्पिलवे के रास्ते से ही डैम का पानी बहकर निकलता है। ढलान यानी स्पिलवे की नीचे के छोर को थोड़ा घुमावदार बनाया जाता है ताकि गिरता हुआ पानी डैम की बेड यानी बेस पर सीधा न टकराकर थोड़ा घूम कर जाए, जिससे गिरते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड कम हो जाती है और यह डैम के फाउंडेशन को नहीं उखाड़ता है। साथ साथ डैम की आगे और पीछे की जमीन को भी समतल करके उस पर गोल पत्थरों की परत बना देती है ताकि पानी के बहाव से डैम की मिट्टी न बह जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं डैम के गेट की। तो डैम का गेट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसके द्वारा ही हम डैम से बहने वाले पानी को कंट्रोल करते हैं। आज के समय ज्यादातर डैम्स में रेडियल गेट का उपयोग होता है। रेडियल गेट का डिजाइन हाई प्रेशर को झेलने के लिए परफेक्ट होता है।
यह गेट कुछ इस तरह से काम करती है जैसा कि आप देख सकते हैं। डैम में उपयोग होने वाला ओरिजिनल रेडियल गेट कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। इस गेट को मशीनों की सहायता से डैम में पिलर्स के बीच कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है जिससे यह उसके बीच में फंस जाता है। अगर हमें डैम से बिजली भी बनानी हो तो इसी समय कुछ पिलर के बीच में डैम के गेट को ना लगाकर बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप को लगा देती है, जिन्हें पेनस्टॉक कहते हैं। और इन पाइप के द्वारा पानी प्रेशर और तेजी स्पीड के साथ एक टरबाइन चैम्बर में पहुंचता है, जो एक टरबाइन को घुमाता है, जिसमें एक जनरेटर कनेक्ट होता है जो कि टरबाइन के साथ घूमता है, जिससे बिजली बनती है, जो कि हम घरों में उपयोग करते हैं। दोस्तों, काम पूरा होने के बाद हमने जो सल्यूश टनल बनाई थी उसे कंक्रीट से भर देते हैं, लेकिन कुछ सल्यूशन टनल में एक छोटा सा गेट लगा देते हैं जिसे स्लुइस गेट या फ्लड गेट कहते हैं, क्योंकि नदियों में हमेशा साफ पानी नहीं बहता है। इसीलिए कुछ समय बाद डैम की पानी भरने वाली साइड में मिट्टी और काई जमा होने लगती है, जो डैम को जाम कर सकती है। इससे बचने के लिए समय समय पर स्लुइस गेट को खोल देती है, जो बिल्कुल नीचे की साइड बने होते हैं, जिससे नीचे जमा गंदगी निकल जाती है और डैम कभी जाम नहीं होता।